वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम को आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है, लेकिन इस बिल पर चर्चा के लिए हमारे पास मौजूद हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी जी। उनसे बातचीत करते हैं। स्मृति ईरानी जी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बिल का पूरा काम उनके टेन्योर में हुआ था और इस बात को मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूँ। स्मृति जी, इस बिल को आज भेज दिया गया ज्वाइंट जेपीसी के पास। इसके कई प्रावधानों पर विरोध हो रहा है। आपने काफ़ी मेहनत किया और मुझे मेहनत अभी भी याद है। मुझे लगता है मुझे कि विरोध किस बात पर हो रहा है उस पर थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। बिल में पहली बार महिलाओं को बोर्ड में एक सम्मान सहित स्थान मिले, इसका विरोध विपक्ष क्यों कर रही है। दूसरा, बिल में ये कहा गया है कि अगर मुस्लिम समाज के व्यक्ति को न्याय ट्राइब्यूनल से नहीं मिलता तो वो भारत के न्यायालय में जाकर अपने लिए न्याय मांग सकता है। उसके खिलाफ विपक्ष क्यों है, ये मेरी समझ के बाहर है। बिल में ये भी कहा गया है कि जो सरकार का प्रस्ताव है कि आपकी संपत्ति आपकी है या नहीं, इसकी पुष्टि कौन करेगा। कोई सर्वे करने वाला तो कर नहीं सकता, रेवेन्यू ऑफिसर ही पुष्टि करेगा। आपको अगर अपनी जायदाद को लेकर या तो जायदाद कहीं बेचनी है या कहीं गिरवी रखनी है या जायदाद के आधार पर आपको कोई भी काम करना है, उसके लिए आपको रेवेन्यू ऑफिसर का वो कागज़ तो चाहिए ही चाहिए। तो क्यों विपक्ष नहीं चाहता कि मुस्लिम समाज के पास उनके अधिकृत जायदादों के लिए स्पष्ट रूप से उनके कागज़ हों, सुरक्षित हों। क्यों विपक्ष नहीं चाहता कि मुस्लिम समाज के लोग विशेषतः अगर अपनी वक्फ की कमाई से विधवा मुस्लिम बहनों की अगर भलाई करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि प्रावधान ये भी है। क्यों विपक्ष चाहता है कि अगर हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके बोर्ड अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाए, और जिसकी प्रॉपर्टी है, पहले कांग्रेस की सरकार में उसको 7% देना पड़ता था बोर्ड को, मतलब प्रॉपर्टी किसी और की कमा बोर्ड रहा था। तो अब अगर सरकार कहती है कि आप बोर्ड को कम पैसा दीजिए, आपकी प्रॉपर्टी है तो आप मान लीजिए 5% देते हैं, तो विपक्ष को उससे क्यों नाराज़गी है कि मुसलमान की जेब से ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होगा अपनी प्रॉपर्टी के चलते। तो मुझे लगता है आज विपक्ष का रवैया जो है वो स्तब्ध करने वाला था। इसमें एक बात पे बहुत सबका कहना था कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम अपने लिए जो है लॉ नहीं बना सकता, अपने लिए विधान नहीं तय कर सकता, तो हिंदू क्यों करेंगे? नहीं, एक सेकेंड, मुस्लिम अपने लिए कानून नहीं बना सकता, हिंदू अपने लिए कानून बना नहीं सकता। मुझे लगता है जो भी ये बातें कर रहे हैं उन्होंने जो सरकार का प्रस्ताव है उसको ढंग से पढ़ा नहीं है। सरकार का प्रस्ताव क्या है उसको अगर बहुत ही सरल शब्दों में मैं बताऊं, पहले मुस्लिम समाज से कंप्लेन आती थी, मुतवली नाम की एक व्यवस्था है, मतलब सरल भाषा में अगर आप मैनेजर कहें तो जिसकी जायदाद थी बिना उसके पूछे कई बार मुतवली वो जायदाद या तो बेच देते थे और ब्लैक में बेचते थे और जायदाद के मालिक को पता ही नहीं चलता था। तो ऐसे केसेस में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसका पूरा का पूरा खाका आज के संशोधन में है। वो ड्रैकोनियन कैसे हो गया। दूसरा, पहले कहा जाता था कि आपकी ज़मीन आपकी ना भी हो, आप पड़ोसी की ज़मीन को भी वक्फ घोषित कर सकते थे। ये कहाँ का न्याय है। आप वही वक्फ बना सकते हैं जो प्रॉपर्टी आपकी है या जो पैसे आपके हैं या जो जेवर आपके हैं। तो अगर इस पर स्पष्टीकरण सरकार लाती है तो ये ड्रैकोनियन कैसे हो गया। फिर आप पहले का अगर कानून देखें तो उस कानून में जैसे कि मैंने कहा न्यायालय के पास अप्रोच करने का कोई प्रावधान ही नहीं था, ये तो ठीक। लेकिन अगर महिला को वंचित कर दिया पिता की जायदाद से तो वो महिला पिता या पति की जायदाद पे उसका क्या हक है, उसको क्या रास्ता चुनना चाहिए, उसकी भी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। तो अगर मुस्लिम महिला के हक की लड़ाई भारत सरकार लड़ती है तो विपक्ष को तकलीफ क्यों हो रही है। इसमें जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल में अब वहाँ का डीएम होगा और एक महिला भी होगी। जो इसके लिए जो केस सॉल्व करने के लिए ट्रिब्यूनल है उसमें डीएम और महिला होने की बात बार बार उठ रही है कि दो हिंदू आ जाएंगे। देखिए, जो नॉन मुस्लिम आएंगे, पहले तो क्या नॉन मुस्लिम सिर्फ हिंदू हैं। विपक्ष को हिंदुओं से दिक्कत है तो मुझे पता है, लेकिन नॉन मुस्लिम कौन कौन है। क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। विपक्ष को क्या बौद्ध से भी प्रॉब्लम है, जैन से भी प्रॉब्लम है, सिखों से भी दिक्कत है। कांग्रेस को तो हो सकती है। मान लीजिए आपको क्या क्रिश्चियन से दिक्कत है, तो क्या बिल में लिखा है हिंदू बैठेंगे, नहीं लिखा ना। महिला आएगी बोर्ड में, इससे दिक्कत क्या है मुझे समझ नहीं आता। और अगर आप नॉन मुस्लिम वाला
पैरा देखें तो उसमें कौन है, जजेस हैं जो रहा करते थे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या अब हम जजेस की नीयत पे अविश्वास इसलिए करेंगे क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है? जजेस क्या सिख समाज से नहीं है, क्रिश्चियन समुदाय से नहीं है? तो मुझे लगता है विपक्ष हैं वो दिखाने के लिए, विरोध करना है वो करने के लिए विरोध किया है। एक आखिरी विषय जो लोग समझना चाहेंगे, मुतवल्ली को लेकर बहुत दिक्कत थी और जितनी गड़बड़ियां जांच में पाई गई और भी दिक्कतें हैं हैं। उनको लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत थी मुतवल्ली। आमोद जी, बहुत और भी दिक्कतें हैं। वक्फ बाय यूज़र, एक विपक्ष का व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा वक्फ बाय यूज़र मत हटाइए। वक्फ बाय यूज़र क्या है? आप दिल्ली में मुझसे चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर करोल बाग, दरियागंज और चांदनी चौक का इलाका उठा के पूरा का पूरा बोल दिया वक्फ है। आप बताइए, चांदनी चौक पूरा वक्फ है क्या? कई जगह पर लोग कहते हैं कि म्यूनसिपैलिटी की ज़मीन है। नहीं नहीं, यहाँ पे एक ज़माने में किसी ने नमाज़ पढ़ी थी या किसी मुगलिया सल्तनत की सेना रुकी थी तो ये वक्फ है क्या? ये संभव है क्या? तो वक्फ बाय यूज़र जो बहुत आर्बिट्री था उसको भी सरकार ने हटाया है। तो क्या ये न्याय संगत नहीं है? न्याय ये कहता है, अगर आप वक्फ को देखें एज अ कॉन्सेप्ट, ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। कांग्रेस की सरकार का ये प्रस्ताव था, ये कानून था कि आप गैर मुसलमान हो तो भी वक्फ बना सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? तो त्रुटियां बहुत थी जिनको सुधारा है भारत सरकार ने, और इसके लिए नरेंद्र भाई का मैं विशेष अभिनंदन करती हूँ। एक जो प्रश्न उठा रहा विपक्ष और आज लोकसभा में भी चर्चा के दरमियान उठाया, वो ये कह रहे हैं कि इसके टाइमिंग को लेकर कि अभी लाने की जरूरत क्या थी? महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है। मुसलमान सिर्फ हरियाणा और महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में तो 13 जून 2023 को जब मैं मंत्री थी तब भी स्टेक होल्डर मीटिंग हुई थी, और वहाँ पे कौन आया था? स्टेक होल्डर कौन है? मुस्लिम है ना। तो क्या विपक्ष कहता है मुसलमान सिर्फ महाराष्ट्र में और हरियाणा में है, बाकी प्रदेशों में नहीं है? सरकार ने क्या आज घोषित किया है कि ये कानून सिर्फ हरियाणा में और महाराष्ट्र में जहाँ चुनाव है वहीं लागू होगा? नहीं ना। और मुझे लगता है सरकार की मंशा है कि सभी की बात सुनी जाए। तो स्टेक होल्डर से तो मैं स्वयं साक्षी हूँ कि हमने मीटिंग्स की हैं, प्रदेश की सरकारें हों या वक्फ बोर्ड हो या अहमदिया हो, बोरा हो, आगा खानी हो, शिया हो, सुन्नी हो, मैं सबसे खुद मिल चुकी हूँ, सबका रिकॉर्ड है। लेकिन फिर भी सरकार के प्रस्ताव से जेपीसी का गठन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सरकार, जैसे मैंने पहले भी कहा है, नरेंद्र मोदी की जो कोलैबोरेटिव डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा मुझे लगता है आज उदाहरण आपको देखने को मिला है। अब बिल का भविष्य आप क्या देखती है? कितना दिन तो लगेगा? मैं जेपीसी की प्रवक्ता नहीं हूँ, तो आपको जेपीसी से पूछना पड़ेगा। अब आपको कैसा फील हो रहा है, चूंकि आपने इसमें मेहनत काफ़ी किया था? मेरे लिए तो ये एक ऐतिहासिक दिन है जब मैं अपनी सरकार को सदन में इस ऐतिहासिक कदम को उठाते देखती हूँ, और इस बिल का नाम उम्मीद रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और आज बड़ी उम्मीदों के साथ इस बिल को मैंने अपनी सरकार द्वारा प्रस्तुत होते देखा है। और उम्मीद है कि जिस न्याय संगत दृष्टि से मेरी सरकार ने इसको प्रस्तुत किया, वो दृष्टि भी नरेंद्र भाई की फलेगी, और नरेंद्र भाई का ये ऐतिहासिक कदम विशेषतः गरीब मुसलमान को संरक्षित करने का, मुस्लिम महिलाओं को सम्मानित करने का ये फलेगा। बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मस्तान के साथ आमोद राय, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।